हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में सीटेट की ईवीएस की क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। हमने इसमें टोटल 60 प्रश्न रखे हैं दोस्तों, और ये वही प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो एग्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा और परखें अपनी तैयारी, आपकी तैयारी कैसी है। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। आप लोग कमेंट करिएगा जब तक आंसर, जब तक मैं इसको रीड करता हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा, बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण की। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे 5 जून को मनाया जाता है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण दिवस, क्या पर्यावरण जो आपका संरक्षण दिवस है ये कब बनता है? पर्यावरण दिवस तो आपका मन गया 5 जून को, लेकिन पर्यावरण संरक्षण दिवस कब बनता है? ये आपका 26 नवंबर को बनता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण शिक्षा के सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा मतलब 2 या 2 से अधिक या काफी लोग भी मिलकर के आपस में चर्चा करें। संबंधित शिक्षण कौन सी विधि कहलाती है? भूमिका का निर्वाह। आप कहोगे कतई नहीं। व्याख्यान करेंगे? नहीं करेंगे। वर्णन करेंगे? नहीं। विचार गोष्ठी करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। विचार का मतलब विचारों का आदान प्रदान करेंगे, आप भी कुछ कहोगे और वो भी आपसे कुछ कहेंगे। तो एक दूसरे से क्या संप्रेषण बनाए रखना ही क्या है? विचार गोष्ठीकरण कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो एक्टिविटी है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अब बताओ कि ये जो आपको गतिविधि दी गई है ये पर्यावरण से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं जलाशयों की सफाई। भाई जलाशयों की सफाई अगर आप करोगे जिसमें जल भरा रहता है तो आपको क्या है? जल प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। तो बात तो सही है। बेहद पौधारोपण, यानी पौधारोपण का मतलब ज्यादातर पौधे लगाना, तो ये भी बात अच्छी बात है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ये भी सही बात है। लेकिन ये सबका जो इफेक्ट है वो ऑप्शन नंबर जो आपका ए में आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों बातें इसी में ही है। ठीक है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। इसमें आपसे क्या बोला है? आईईईपी का पूर्ण रूप है। पूर्ण रूप का मतलब फुल फॉर्म है। तो आपको बताना है आईईईपी का पूरा नाम क्या है, या फुल फॉर्म क्या है, बताइएगा क्या है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या है। आई यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। तो आपका देखो यहाँ प्रोजेक्ट दिया है, यहाँ प्रोजेक्ट दिया है, बट यहाँ इंडियन दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगी? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम होगा। इसकी जो स्थापना है ये 2 लोग मिलकर के करते हैं। कौन कौन करते हैं? एक आपका यूनेस्को करता है और एक आपका यूएनईपी करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूनेस्को करता है, यूनेस्को प्लस यूएनईपी, ये 2 लोग जो है इसकी स्थापना करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे क्या बोला है? सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। बताइए क्या मुख्य उद्देश्य है? बताइए। इसका सीधे सीधे मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस पूरे उसके जितने भी पहलू होंगे उस सबका क्या है? मूल्यांकन ही क्या कहलाता है? सीसीई कहलाता है। अब इसमें आपसे बोला विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का, सिर्फ कौशलों का होगा? नहीं, आप कहोगे एकदम नहीं, सभी जहां सर्वांगीण विकास हो रहा होगा। विद्यालय में उपस्थित समय बालक के ज्ञान बोध का मूल्यांकन, आप कहोगे एकदम गलत। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि है या नहीं है तभी उपस्थित होगा। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के जब उपस्थित होगा तो उसके जो भी उसके पहलू होंगे, प्रत्येक पहलू प्रत्येक एक्टिविटी का क्या होगा? मूल्यांकन होगा। वही क्या कहलाता है? आपका व्यापक और सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे क्या बोला गया है?
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? बताओ ऐसा कौन सी विशेषता है जो अच्छे शिक्षण की नहीं है? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कौन सी विशेषता नहीं है। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है। क्रिया आधारित का मतलब क्या हो गया? यानी कार्य करता है। तो आप बोलोगे भाई अच्छा शिक्षक तो यही होता है जो अच्छी तरीके से कार्य करता हो, अपना बच्चों को समय पे क्लास लेने जाता हो, समय पे उनको पढ़ाता हो, ठीक है, समय आधारित हो, कौन से समय पे किस चैप्टर को कराना है, ये भी क्या है, समय आधारित हो यानी क्रिया आधारित हो। तो आपका ये तो ठीक है। लोकतांत्रिक हो, ये भी बात सही है। स्वव्यवस्थित, निश्चित उद्देश्य मुक्त हो, यानी जो उस उद्देश्य को उसे करना है उसमें क्या हो, पूरी भूमिका निभाए, तो ये भी बात सही है। लेकिन इसमें बोला है अच्छा शिक्षक मूल्य आधारित नहीं होता। भाई मूल्य आधारित क्यों नहीं होगा? तो आपका यही वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें नेगेटिव पूछा है तो रॉन्ग वाला यही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे बोला है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए? यानी उसको इस आकलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बताइए किस आकलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो आपको बताना है। पर्यावरण शिक्षण के दौरान, यानी आप बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दे रहे हैं, उस दौरान आप इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं लोगे? अवलोकन करोगे बच्चों का, कहोगे भाई अवलोकन तो करना जरूरी है, तो ये तो सही है। चर्चा भी करोगे, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो चर्चा नहीं करोगे? तो चर्चा भी करेंगे, प्रयोग भी करोगे, लेकिन उपचार नहीं करोगे। उपचार कब करोगे? जब बच्चों की आप कमियों का पता लगाओगे, और कमियों का पता लगाओगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आकलन का प्रयोग उपचारात्मक में नहीं होता। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बात करते हैं दोस्तों प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये आपको किसने दिया था? ये आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, थॉर्नडायक। क्या नाम था? थॉर्नडायक था। इन्होंने क्या दिया था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने कई सिद्धांतों का समावेश किया था, यानी इसके अंतर्गत कई सिद्धांत आते हैं। जैसे कि पहला आपका आता है तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पहला हो गया। दूसरा आपका आता है प्रभाव का नियम, क्या होता है, प्रभाव का नियम। और तीसरा आपका होता है अभ्यास का नियम। क्या होता है? अभ्यास का नियम। तो देखो प्रभाव का नियम भी इन्होंने ही दिया है, अभ्यास का भी दिया, तत्पर का, लेकिन पुनर्बलन का नियम इन्होंने नहीं दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव चाहिए था। ये जो तीनों नियम है ये किसने दिए हैं? ये आपके थॉर्नडायक ने दिए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा है जो विषय वस्तु में संबंधित नहीं है? देखिए वन रक्षण यानी वनों की रक्षा करना, ये भी पर्यावरण का कहीं ना कहीं पार्ट है भाई। जल का संरक्षण करना, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। मृदा यानी मिट्टी की रक्षा करना, संरक्षण करना, ये भी बात सही है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण ये क्या है, एक पॉलिटिशियन मुद्दा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे इसमें नेगेटिव पूछा था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर किया करो आंसरों को, हमें भी पता चलना चाहिए कि आपको कितने आंसर इसमें से आ रहे हैं। बताइएगा भारत में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम यानी कम से कम आयु कितनी है? बताइएगा, बताइएगा कितनी है, कम से कम यानी न्यूनतम आयु कितनी है? और भारत में बाल विवाह जो निषेध था ये कब लागू किया गया था? ये 2006 में लागू किया गया था कि 2006 के बाद में कोई भी बाल विवाह नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि भाई इनकी न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। अब बाल विवाह कब होता है? बाल विवाह का मतलब क्या है, किशोर अवस्था में नहीं होगा, किशोर अवस्था खत्म कर लेगा जब होगा। तो 16 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था होती है, तो ये तो आपका वैसे कट जाएगा। 21 वर्ष है नहीं है, और 18 ये है नहीं है। कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो लड़कियां हैं उनकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़कियों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला है, भारत में बाल श्रम, बात करते हैं बाल श्रम की बात करते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि श्रम दिवस कब मनाते हैं। श्रम दिवस कब मनाते हैं? प्रतिबंधित यानी रोक,
प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? बताइए। 1938 में किया था, 1988 में किया था, 1986 में या 2017 में? तो आपको मैं बता दूं कि 1 जुलाई, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 2017 को क्या लागू की गई थी? आपकी जीएसटी लागू की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। गुड एंड सर्विस टैक्स है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 3 टैक्स आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये किस संशोधन से आई है? ये भी आपको बताना चाहिए, संविधान संशोधन 101 से। ठीक है, संविधान संशोधन 101 से आई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लेकिन हमसे पूछा है अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था, बाल श्रम अधिनियम? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे 1986 से ये लागू हुआ था। इसमें कहा गया था कि 14 वर्ष यानी 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते। आप अगर आप काम कराओगे तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आएगा और उसको क्या है, कानूनन उस पर कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं दोस्तों, श्रम दिवस आपका कब मनाया जाता है? बताइए। मजदूर दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। इसमें आपसे क्या बोला है? नशीली दवाइयों की लत, यानी जो नशीली दवाइयां होती हैं उनकी जो लत को नियंत्रित करना यानी रोकना, आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का आपको नाम बताना है। फॉलिक अम्ल है, कोकिन है, कोकिन तो ये तो खुद एक नशीली दवा है। एक्सकॉर्बिक अम्ल या पैथिडिन, तो आप बोलोगे पैथिडिन है। ये क्या है? एक ऐसी दवा है जो आप नशीली दवाइयों, ये एक ऐसी औषधि है जैसे आप कोई भी नशीली दवा का सेवन करते हो, ड्रिंक करते हो, कोकिन लेते हो, ड्रग्स का यूज करते हो, तो अगर आप इसका सेवन करोगे तो धीरे धीरे उसको क्या है, वो नियंत्रित हो जाएगी। चलिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ओडीएफ राज्य है? बताइए। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 100% का कोई भी खुले में शौच नहीं करता? तो बताइएगा कौन है? आंध्र प्रदेश है, असम है, केरल है या तमिलनाडु है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा राज्य है। बताइएगा कौन सा राज्य है जो 100% खुले में शौच मुक्त है। तो आपकी हम बात करते हैं कि सबसे पहले स्थान पर कौन आता है? सिक्किम आता है। कौन आता है? सिक्किम आता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश आता है दोस्तों, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है केरल। कौन आता है? केरल आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऑप्शन में आपके में ना तो सिक्किम में ना हिमाचल प्रदेश, तो आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तमिलनाडु का महत्वपूर्ण त्योहार क्या नाम क्या है? पोंगल। क्या है? पोंगल है। असम की बात करते हैं, बिहू, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। असम की बात करते हैं, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। केरल की बात करते हैं, शांत घाटी यहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, रोहतांग सुरंग, जिसे वर्तमान में हम अटल टनल भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर जरूर करिएगा सभी भाई बहन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे बोला गया है राजस्थान की वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी का मतलब जहां ज्यादातर वस्त्र बनते हैं, यानी राज्य स्तर पर आपको बताना है। क्या उदयपुर है, अजमेर है, सीकर है, भीलवाड़ा है? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है वो क्या है? आपकी भीलवाड़ा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जबकि बात करें भारतीय स्तर पर, भारतीय स्तर पर वस्त्र नगरी कौन है, कौन सी है, ये आपको बताना है। ये आपकी क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये राज्य स्तर पर है और ये आपकी भारतीय स्तर पर है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। नायलॉन का आविष्कार, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? मेल्विन कैल्विन ने किया था, बालेस कैरोथस ने किया था, रॉबिन हिल ने किया था, या पीटर मिशेल ने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो नायलॉन जो शब्द है ये 2 देशों के नाम से मिलकर बना है। एक आपका न्यूयॉर्क प्लस लंदन, इन दोनों नामों से क्या है, इसका नाम लिया गया है क्या? नायलॉन। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि नायलॉन जो शब्द है वो किन 2 देशों के नाम से लिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नाय और ये यहां से लॉन। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोला निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। बताइए राजस्थान से संबंधित कौन सा नहीं है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राजस्थान से संबंधित कौन सा नहीं है। क्या बेड़ेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ी मेला या माघ मेला? तो आप बोलोगे जो बेड़ेश्वर मेला है ये आपका राजस्थान का ही है। और राजस्थान में कहां लगता है? डूंगरपुर। कहां लगता है? डूंगरपुर। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, कहां लगता है? डूंगरपुर में लगता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पुष्कर मेला। पुष्कर मेला सभी जानते हैं, ये अजमेर में लगता है। कहां लगता है? अजमेर में लगता है। खेजड़ी का मेला, बताइए खेजड़ी का कहां लगता है? ये आपका जोधपुर में लगता है। कहां लगता है? जोधपुर में लगता है। और जोधपुर को ही क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी। क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को ही, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा संबंधित नहीं है? माघ का मेला संबंधित तो नहीं है। ये कहां लगता है? ये आपका प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज कहां है? आपका यूपी में है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी ही राजस्थान का क्या है? राजकीय वृक्ष है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है। बात करते हैं संसद की। अगर आपके में संसद से रिलेटेड प्रश्न आता है तो संसद जो है किस अनुच्छेद में की आती है? 79 अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसमें इसको संसद को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग होंगे? 3 अंग भी कह सकते हैं। एक आपका राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और दूसरा आपकी क्या होगी? राज्यसभा होगी, राज्यसभा होगी। और तीसरे नंबर पे क्या होगी? एक लोकसभा होगी। क्या होगी? लोकसभा होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और संसद का जो उच्च सदन होगा, राज्यसभा को ही संसद का उच्च सदन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको स्थायी सदन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या का चयन जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जितनी उसकी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर क्या होगा? उसका चयन होगा। राज्यसभा की कुल इस समय संख्या कितनी है? राज्यसभा की संख्या कितनी है? आप बोलोगे सर 250 है। कितनी है? 250 है। लेकिन बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान पे सिर्फ कितनी है? 10। राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीट है? 10। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पीसी कल्चर क्या है। बताइए जो आपका पीसी कल्चर है ये क्या है, ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है। कमेंट करके बताइए कि पीसी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, क्या मछली पालन को कहते हैं, मुर्गी पालन को कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा कमेंट करके। तो आप बोलोगे सर मधुमक्खी पालन को तो एपीकल्चर कहते हैं। ये आपने कई बार बताया है, एपीकल्चर कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों मछली पालन को। मछली पालन को क्या बोलते हैं? ये भी आपको मछली पालन को ही क्या बोलते हैं? आपकी पीसी कल्चर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ कि मुर्गी पालन को क्या बोलते हैं? कुक्कुट पालन भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कुक्कुट पालन भी कहते हैं। एक आपको बताना है केचुआ पालन, केचुए पालन को क्या बोलते हैं? ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए केचुए पालन को क्या कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। जामर जामर कोठड़ा खदान कहां है? बताइए प्रसिद्ध है और कहां है ये भी आपको बतानी है। तो बताइए जो जामल कोठड़ा जो आपकी खदान है ये प्रसिद्ध है और ये कहां है? तो आपको पता होना चाहिए। बताइए क्या तांबा है, रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट है, जिंक है या यूरेनियम है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉक फॉस्फेट हो जाएगा। और रॉक फॉस्फेट के साथ में ये आपकी कहां है? ये आपकी उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर कहां है? राजस्थान में है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे बोला है भारत की प्रथम यात्री जो रेलगाड़ी है ये कब चली थी? 1920 में चली थी, 1856 में, 1853 में या 1959 में? तो बताइएगा जो भारत की जो प्रथम जो रेलगाड़ी है ये कहां चली थी? आपकी मुंबई से थाने चली थी। कहां चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। और कुल ये 35 किलोमीटर चली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये कब चली थी? आपकी 1853 में चली थी। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एचआईवी से प्रत्यक्ष संबंधित है, यानी एचआईवी से कनेक्टेड है? तो बताइए कौन सा जो परीक्षण है जो एचआईवी से रिलेटेड है? बिडाल है, एमपी है, ईएसआर है या एलिसा है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एचआईवी ये होता क्या है। एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनि डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसको क्या है, एचआईवी कहते हैं, और इसके जो परीक्षण होता है इसको क्या बोलते हैं, एलिसा परीक्षण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एलिसा परीक्षण में जो पॉजिटिव पाया जाता है वही क्या है, एचआईवी पीड़ित होता है या एड्स भी पीड़ित होता है या एड्स रोगी होता है, ये भी हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कब आरंभ हुआ, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और पोलियो का नारा क्या है, 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद जिंदगी के, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिंदगी के। दो बूंद जिंदगी के, ठीक है, ये इसके क्या है, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नारा था। और ये कब आरंभ हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है कि 1985 में, 2005 में, 1995 में या 1990 में, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1995 में क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण है, बताइए, संक्रमण कौन सा रोग है, आपको कमेंट करके बताना है। मधुमेह है, हृदयघात है, उच्च रक्तचाप है या डिप्थीरिया है? तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, आपका डिप्थीरिया है। ये क्या है, संक्रमण रोग है दोस्तों। और इसके लक्षण क्या है, लक्षण इसके क्या है, खांसी है, खांसी है, बुखार है और सांस लेने में तकलीफ है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये एक कोरोनी बैक्टीरियम का जीवाणु होता है, उसके द्वारा ये फैलता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इसका जो टीका लगता है उसका नाम क्या है, डीटीपी का टीका लगाया जाता है। इसके जो टीकाकरण का नाम क्या है, डीटीपी, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, बताइएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा इनमें से क्या है, सुमेलित है। सुमेलित का मतलब करेक्ट है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये इसका मुख्यालय कहां स्थित है, नई दिल्ली में? आप बोलोगे नहीं है, कहां स्थित है फिर, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका कहां स्थित है, मुंबई में स्थित है, तो ये आपका तो गलत हो गया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये आपका कोलकाता में स्थित है, ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये आपका कोयम्बटूर में, आप कहोगे गलत है, तो कहां है, ये आपका देहरादून में है, देहरादून में है, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये आपका जोधपुर में, आप बोलोगे गलत, ये आपका कहां है, लखनऊ में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि खेजड़ी का मेला कहां लगता है, खेजड़ी का जो मेला है ये कहां लगता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान का राज्य पक्षी है, बताइए, राजस्थान का कौन सा राज्य पक्षी है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्या सारस है, गिद्ध है, मोर है या गौड़ वण है, बताइए। तो आपको सारस की बात करें, ये आपका कहां का है, यूपी का है, ये आपका यूपी का है। गिद्ध की बात करें, इसे क्या बोलते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोर की बात करें, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। गौड़ वाला की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताना है पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया, हीकल ने किया, अमल ओल्ट ने किया, टेंसले ने किया या ओडम ने किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था, ट्रेंसले ने दिया था। और बात करते हैं पारितंत्र तो इन्होंने दिया था, लेकिन इकोलॉजी किसने दिया था, ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। चलिएगा बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो राज्य है वो कौन सा है,
बताइए। बंगलुरु है, बंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का है, इसरो का है, ये आपको ध्यान में रखना है। बंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। मैसूर में है, श्रीनगर में है या मानेसराम में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानेसराम हो जाएगा। मानेसराम में कहां सबसे सर्वाधिक बारिश होती है? बताइएगा कहां होती है? और मानेसराम कहां स्थित है? मानेसराम में तो होती है, लेकिन मानेसराम कहां होती है, कहां है? ये आपका मेघालय में है। कहां है? मेघालय में है। ये क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो सबसे कम वर्षा कहां होती है? कम वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ये आपका क्या है? लेह लद्दाख। क्या है? लेह लद्दाख है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। नवीनीकरण का मतलब होता है नया। क्या होता है? नया होता है। तो देखिए, जल विद्युत, ये हम अभी भी नवीनीकरण है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये क्या नवीनीकरण है। लेकिन जीवाश्म ऊर्जा जो है, ये हमारा नवीकरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपसे बोला मिनी माता रोग का संबंध है। बताइए किससे संबंधित है मिनी माता रोग? क्या सीडी से संबंधित है, SO2 से संबंधित है, HG से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HG हो जाएगा। HG की बात करें, इसको मरकरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी या पारा भी कहते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। बताइए। प्रक्षेपित का मतलब लगाकर आपको पढ़ाई जाती हो। बताइए कौन सी है? फिल्म स्ट्रीम है, आप बोलोगे कतई नहीं है। चित्र विस्तारण यंत्र, आप बोलोगे नहीं। स्लाइड गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चार्ट जो है वो प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। बताइए कौन कौन से जैविक घटक है? क्या भूमि है, वायु है, पौधे हैं या जल है? तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? पर्यावरण का जैविक घटक क्या है आपका? पौधे हैं। पौधे के साथ साथ कौन आ जाएगा? जैसे जीव जंतु हैं, ये क्या है? पर्यावरण के जैविक घटक हैं। ठीक है, जंतु आ जाएंगे, ठीक है, मनुष्य आ जाएंगे। लेकिन जब बात करें ये जो भूमि है, ये क्या है? अजैविक है। अजैविक कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपकी मृदा है, मृदा है, जल है, भूमि है, ठीक है, वायु है, ये सब क्या है? अजैविक है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वीय तट का सबसे गहरा भूमिवर्त पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब आपको पता होना चाहिए, पूर्वी घाट की बात हो रही है, तो इधर आपके क्या है? पूर्वी घाट है। तो इधर की तरफ के जो भी बंदरगाह होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? पूर्वी घाट के बंदरगाह कहलाते हैं दोस्तों। और गहरा, सबसे गहरा और भूमिवर्ती है, ये आपको बताना है। क्या चेन्नई है? आप बताओ, क्या चेन्नई है, ट्यूटिकोरिन है, पारादीप है, या विशाखापट्टनम है? तो आप बोलोगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। और विशाखापट्टनम कहां स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में एक कलमकारी प्रसिद्ध है, कलमकारी कह सकते हैं, चित्रकारी भी कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है? पोचमपल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी गैस या कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व है? बताइए। क्या आपकी ऑक्सीजन जिम्मेदार है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, क्या नाइट्रोजन जिम्मेदार है, या हाइड्रोजन जिम्मेदार है? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। जैसे कि आपकी CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी फ्रिज वगैरह एसी में मिलती है गैसें। एक आपकी N2O है, ठीक है, ऐसे ही आपकी CO2 है, CO है, ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? बताइए। यानी इन चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिससे क्या है? जल प्रदूषण नहीं होता। देखिए, बात करते हैं यहां औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा, या खनन अपशिष्ट। कमेंट करके बताइएगा। इसमें से आपको बताना है कि जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? खनन अपशिष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या है? आपका औद्योगिक है, ये क्या है? आपका
जल प्रदूषण का कारण है। इस जल प्रदूषण का स्रोत है, रेडियोधर्मी भी है और कृषि जनित्र भी क्या है, जल प्रदूषण का कारण है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपसे बोला है भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी बताइए कौन जारी करता है। भारत में बाढ़ आने वाली है, इसकी चेतावनी क्या आपको करना चाहिए, क्या सुरक्षा कैसे प्रदान करनी चाहिए, इसकी चेतावनी कौन देता है, केंद्रीय जल आयोग देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है, जल संसाधन विभाग देता है, या उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ग्राम पंचायतों का कार्य होता है, ग्राम पंचायतों का क्या कार्य होता है, गांव में बदलाव लेके आना, सामाजिक कार्यों के प्रति कोई भी योजना आई है सामाजिक कार्य की, उसे शहरी स्तर से गांव स्तर तक लेके आना, ये सारे क्या हैं आपके ग्राम पंचायत के कार्य हैं। अब आपके ऑप्शन ये जल संसाधनों का रख रखाव, ये भी कार्य है, स्कूलों का निर्माण करना ग्राम पंचायतों का कार्य है, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, ये भी क्या है आपका ग्राम पंचायत का कार्य है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो है, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। पर्यावरण अपघटक, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है, बताइए कौन परिणामी खतरों में शामिल है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आपका जो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइए क्या होगा, भूस्खलन होगा, बाढ़ एवं सूखा होगा, वनों में अग्नि दुर्घटना होगी, या उपरोक्त सभी होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा। तो आप क्या बोलोगे, बाढ़ और सूखा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है, बताइए कमेंट करके बताइए। क्या केरल हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश हुआ है, क्या राजस्थान हुआ है, या मध्य प्रदेश हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का कोई भी एक आप किसी भी जिले का, राजस्थान के किसी भी जिले का बात करते हैं, राजस्थान के किसी भी जिले का कोई भी एक आप राष्ट्रीय उद्यान बताइए। जैसे आप बताओगे केवला देव, क्या है केवला देव जो आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये आपका कहां स्थित है, राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, और 2 मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है, एक का दुधवा है और एक का चंद्रप्रभा है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, नावों की रेस कहां होती है, केरल में होती है। और शांत घाटी कहां स्थित है आपकी, शांत घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों में से एक उदाहरण निम्न में से कौन सा, बताइए। यानी इनमें से एक ऐसा उदाहरण है जो जल से होता है रोग, अब आपको बताना है। तो जल से तो कई रोग होते हैं, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, अतिसार, कसरा होगा नहीं, डिप्थीरिया होगा नहीं, और ट्रांसिलाइटिस होगा नहीं। अतिसार को ही हम क्या बोलते हैं, डायरिया भी कह देते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, डायरिया भी कह देते हैं। एक रोग और होता है जैसे मलेरिया है, मलेरिया रोग भी किससे होता है आपका, जल के द्वारा ही होता है, यानी जल भर जाता है तो वहां मच्छर पैदा हो जाता है, मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाता है। दूसरा हैजा भी है, ये सारे क्या हैं आपके जल जनित रोग हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जल में यदि मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है, कमेंट करके बताइए। जल में यदि मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, बताइए पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, आप कहोगे बात पॉजिटिव है। पर्यावरण संसाधनों की अधिकता में उपयोग, पर्यावरण संसाधनों के न्यूनतम उपयोग, ऐसा तो कतई नहीं है, और इनमें से कोई होगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य में से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यानी इनमें से कौन सी प्रतियोगिता है जिसका आयोजन किया जाता है, जिससे क्या होता है पर्यावरण में लोग क्या होते हैं
उनके अंदर जागृति पैदा होती है। बताइए क्या है पर्यावरण दिवस समारोह? पर्यावरण दोस्तों दिवस की बात करते हैं, कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। जबकि बात करें पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो आपका दिवस है दोस्तों, संरक्षण दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लेकिन बात यहाँ और ये जागरूकता की, तो इसका नाम क्या है? वन महोत्सव होगा नहीं, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी होगा नहीं। ये डी है नहीं, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ग्रीन ओलंपियड को ही क्या बोलते हैं? पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है? ग्रीन ओलंपियड है। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने, यानी स्कूल में पर्यावरण के प्रति आप जागरूकता पैदा करोगे तो आप किस प्रकार करोगे? छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में, यानी छात्रों की जो मेंटलिटी है, जो सोचने की क्षमता है, उसमें बदलाव लाने के लिए रणनीति जो कारगर सिद्ध होगी, बताइए कौन सी है? खेल प्रतियोगिता से आप कर दोगे तो आप कहोगे गलत, प्रतियोगिता से नहीं कर सकते, परीक्षा के माध्यम से कर नहीं सकते, इनमें से कोई होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे, गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल भी करेंगे, तब जाकर के पर्यावरण के प्रति क्या होगी? जागरूकता पैदा होगी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, अब आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए इनमें से कौन सा दिवस है जो पर्यावरण के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब पर्यावरण दिवस का मतलब क्या हो गया? बताइए 10 जून को मनाया जाता है, 5 को, 20 को या 2 जून को? बताइए तो आप क्या बोलोगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1972 से। और 1972 में क्या हुआ था बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें एक सम्मेलन हुआ था, और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के हुआ था। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका नाम क्या था? प्रथम वैश्विक सम्मेलन। और ये कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। 1972 में एक योजना लागू हुई थी, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट शेर। क्या है? प्रोजेक्ट शेर जो आपकी परियोजना है, ये कहाँ आई थी, कहाँ हुई थी लागू? बताइए प्रोजेक्ट शेर जो परियोजना है, ये कहाँ हुई थी लागू? ये आपकी कहाँ नहीं, सॉरी, कहाँ हुई थी? 1972 में लागू हुई थी। ये भी आपको पता रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य बताइए। मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बात करते हैं भारतीय संविधान के में जो मूलभूत उद्देश्य है, जो अधिकार है, ये किस किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक क्या दिए हैं? आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बताइए, देखिए बच्चे अलग होंगे नहीं, पुरुष अलग होगा नहीं, महिला अलग होंगे नहीं, विकास तो तीनों का होना चाहिए। और तीनों कौन है? नागरिक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? बताइए, क्या इतिहास शामिल नहीं है, भूगोल शामिल नहीं है, राजनीतिक विज्ञान शामिल नहीं है, या व्यवसाय शिक्षा शामिल नहीं है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा शामिल नहीं है। तो आप बोलोगे भाई इतिहास भी है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी भी है, लेकिन व्यवसाय नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। अब आपको बताना है अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य की, योगा की, संगीत की, आप कहोगे तीनों की नहीं की जा सकती, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी जो है पर्यावरण की समस्या नहीं है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। जल का विनाश यानी दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, या भूमि अपरदन? तो आप बोलोगे भाई जल का संरक्षण ही क्या है, पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर वनों की कटाई करना, भूमि का अपरदन करना, जल का विनाश करना यानी दुरुपयोग करना, ये भी क्या प्रदूषण के अंतर्गत आता है। बट आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है, इसीलिए क्या है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न,
इसमें आपसे बोला गया है इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, बताइए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 जो है पर्यावरण शिक्षा के क्या है, सिद्धांत है, और एक नहीं है। अब जो नहीं है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, बताइए। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, आप कहोगे बात सही है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित एवं समुदाय प्रयास होना चाहिए, आप कहोगे ये भी होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक अथवा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। अब पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं, मतलब जीवन पर्यंत नहीं चलती, यही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे बोला है नीली क्रांति संबंधित है, बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या दुग्ध उत्पादन से है, पुष्प उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है, या फल उत्पादन से है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इससे क्या है, नीली क्रांति संबंधित है। कौन सी? नीली क्रांति संबंधित है। बात करते हैं दुग्ध से, इससे श्वेत क्रांति संबंधित है, इससे श्वेत क्रांति संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे, खाद्य पदार्थों से संबंधित है, खाद्य पदार्थ से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, बताइए। मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, ये आपको कमेंट करके बता दें। क्या भूमि है, धर्म है, समुदाय है, या परिवार है? मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। देखिए बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे भाई भूमि है, भूमि है, समुदाय है, परिवार है, इनमें कहीं ना कहीं लोग आते हैं, लेकिन धर्म जो है इसका कोई घटक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ और भी घटक हो सकते हैं, जैसे कि बात करें मृदा, मृदा क्या है, पर्यावरण का घटक है, चाहे जैविक है चाहे अजैविक है। समुदाय, जनसंख्या, जनसंख्या भी ले सकते हैं हम, जनसंख्या क्या है, घटक है दोस्तों। परिवार भी घटक है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें आपसे बोला गया है पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान, यानी जब जो आपका ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा बनता है, तो इनमें से कौन सी चट्टानें क्या है, निर्मित होती हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइए कौन सी चट्टानें जो है निर्मित होती हैं? क्या आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी होती हैं, रूपांतरित होती हैं? इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, और इनको क्या बोलते हैं, परावैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 करती है, नाइट्रोजन गैस करती है, ओजोन करती है, या आपकी ऑक्सीजन करती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। ओजोन दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और जो ओजोन परत है ये कहां पाई जाती है, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपसे क्या बोला है, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्या बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं, बर्फ कहते हैं, या जलवाष्प कहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जब जलवाष्प क्या होती है, वायुमंडल में अपेक्षित होकर के द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं, सब जानते हैं क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे क्या बोला है, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, ये आपकी कहां पाई जाती हैं, जहां पानी का क्या होगा, अभाव होगा, अभाव होगा वहीं क्या है ये पाई जाते हैं दोस्तों, कटीली झाड़ियां। अब आपको ये देखना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। गर्म और आर्द्र, आर्द्र तो नहीं होगा, आर्द्र शीतल का मतलब ठंडा, या होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, गर्म तथा शुष्क मरुस्थल की जलवायु में, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल की मैं आपको बता दूं, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न,
स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए स्वर्णिम रेशा किसे कहते हैं? क्या चाय को कहते हैं, कपास को कहते हैं, जूट को कहते हैं या रबड़ को कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं, कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं? क्या बृहस्पति को कहते हैं, शनि को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं या मंगल को कहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे? शुक्र को कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जुड़वा ग्रह यानी जुड़वा बहन के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जुड़वा बहन के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कि इस समय सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर का ग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक बात और, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। ये बात और आप इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार? बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे? सबसे ऊंचा जो है पठार वो किसका है? आपके तिब्बत का पठार है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितना ऊंचा है? 14,800 फीट ऊंचा है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, विश्व में कुल लंबे पर्वत कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? 14। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित या मानव जनित, मानव के द्वारा बनी हुई चित्र यानी कृत्रिम वस्तुएं आपदा का उदाहरण है। बताइए क्या भूकंप है, सुनामी है, रासायनिक आपदा है या भूस्खलन है? बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए भूकंप जो आता है वो मानव के द्वारा नहीं आता, सुनामी नहीं आती, भूस्खलन भी नहीं आता। क्या आता? रासायनिक जो आपदा होती है ये मानव के द्वारा होती है। केमिकल जो भी रिएक्शन वगैरह होती है मानव ही करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल कहां स्थित है? आपका एमपी में स्थित है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आपदा जो है किस गैस, कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप कहोगे नहीं मीथेन भी नहीं है, कौन सी है? मेथाइलाइसोसाइनाइड जो है ये जिम्मेदार है, ये आपको ध्यान में रखनी हो। ये कब घटना हुई थी? 2-3 दिसंबर को हुई थी। 1984 में यह घटना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? बताइए इनमें से जो कौन सी गैस है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। तो वो कौन सी है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, आप बोलोगे है। मीथेन है, आप बोलोगे ये भी है। नाइट्रस ऑक्साइड है, आप बोलोगे ये भी है, ये भी है। तो क्या कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। और भी होती है CFC, आप बोलोगे है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की जिम्मेदार गैसें हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। समुद्री प्रदूषण क्या के कारण नष्ट हो रहे हैं? समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या क्या नष्ट हो रहे हैं? यानी समुद्र के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या नष्ट हो रहे हैं? भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन या आपका मैग्रोविक वन? तो कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। मैग्रोविक जो वन है ये समुद्रीय तट पर पाए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, और इन्हीं के कारण क्या है ये नष्ट हो रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।